Welcome to all for this monthly session in August. So आप सब लोग इसका टाइटल के बारे में देखा होगा कि इट इज अ क्वेश्चन लाइक हम क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा है व्हाई दोज हु अंडरस्टैंड मार्क्सिज्म or recognize Marxism should stand behind the leader of opposition in India or Rahul Gandhi at the present. Why we say so, and why a Marxist should do so. सो इसी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल भी हम सुरेश श्रीवास्तव सर ने लिखा हुआ है और हम उम्मीद कर रहा है जो पार्टिसिपेंट्स है वो उसको पढ़ा होगा। और एक शॉर्ट वीडियो भी हमने कल सर्कुलेट किया था सुरेश सर का इसके ऊपर। तो बहुत लोगों को इस प्रोपोजिशन के ऊपर ये हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकता है कि दो तरीके का। एक तो हम कैसे बोल रहा है वो मार्क्सिस्ट है। अगर मार्क्सिस्ट है भी तो उनके पीछे हमको क्यों सपोर्ट होना चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत सारा सवाल उठ सकता है। तो ये सब सवालों का हम उम्मीद करता है कि आप लोग रेस करेंगे और उस डिस्कशन के जरिए जो आपका आइडियाज आएगा वो सबका मन में जो डाउट्स है या कंफ्यूशंस है या वो सबका समाधान किया सकता, मतलब ये सबके लिए। क्योंकि इस डिबेट के थ्रू ही हम अपने आप को जान सकता है। हमारा भी व्यू पॉइंट में अगर कुछ हम मिस कर रहा है या ओवरलुक कर रहा है ये सब बारे में, तो इसी के लिए एक ही मीडियम है कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम कुछ हमसे भी कुछ ओवरलुकिंग हो रहा है ड्यू टू वेरियस बायसेस एंड प्रेजुडिसेस। तो इसी के लिए हम हर हर महीने ये कर रहा है। तो हम पहले से ही इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी सुरेश सर ने हम आर्टिकल भी लिखा है और ये वीडियो भी किया है। तो मैं ये सब फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर देना चाहता है तो मैं सुरेश सर से उम्मीद करता हूँ ताकि 10 मिनट में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह में चल सकता है वैसे। मेरे ख्याल से सॉरी, जो मैं डाल चुका हूं मीडिया पर आर्टिकल में और वीडियो में, उससे ज्यादा तो और कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। मेन सवाल जो आता है और आना जायज है कि राहुल गांधी के पीछे एकजुट क्यों हो। मार्क्सिस्ट के लिए अगर हम ये आह्वान देते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये अपील करते हैं कि वो राहुल गांधी के पीछे एकजुट हों, तो पहले ये जवाब देना होगा, क्या राहुल गांधी मार्क्सिस्ट हैं? अगर मार्क्सिस्ट नहीं है तो उनके पीछे क्यों एकजुट होंगे? मार्क्सिस्ट तो मार्क्सिस्ट के साथ ही एकजुट होंगे ना। तो इसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा कि 1872 से पहले मार्क्सिस्ट नाम का तो कोई चीज थी ही नहीं। वो तो हेग कांग्रेस में मार्क्स एग्री किए, बाकी 30 साल तक तो वो अपोज करते रहे कि ये जो भी फ्रेमवर्क है, थिंकिंग का पद्धति है, वे ऑफ थिंकिंग है, ये कोई मेरी अपनी तो है नहीं। दिस इज ए कलेक्टिव विजडम ऑफ द सोसाइटी, knowledge of the society. So why should it be named by after me? That's why he had been opposing for 30 years. So before 1872 there was no Marxist. That is foolishness. Marxist is one who can think like Marx would have thought. So if Rahul Gandhi is thinking in the same way as Marx would have thought, then Rahul Gandhi is a Marxist. And what is the way of thinking of Marx in any given situation? It is on the basis of the proletarian consciousness within the subconscious of everybody. Even before people started recording history, writing and script, उसके पहले से तो ये तो तब से चल रहा है। इसको फॉर्मलाइजेशन तो तब बहुत अरसे बाद हुआ है, जब हिस्ट्री में बहुत आगे आ गई सोसाइटी, हर तरह का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वेरियस थॉट प्रोसेस एंड ऑल, वो आने के बाद हुआ है। तो मार्क्सिस्ट तो इज फंडामेंटली व्हाट इज मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एंड प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस का
रिलेशनशिप क्या है। This I have explained in my article also, and I would again repeat it, that proletarian consciousness is in the subconscious of individuals. When it comes into the collective domain, conscious domain, first of all, conscious domain of an individual, then it is Marxism. And naturally, when it comes into individual mind, individual consciousness, then it has to join with other similar minded people. That's what we are saying. All Marxists should rally behind uh, Raul. It means that spread of Marxism. And its next step, I have explained, is scientific socialism. So this always come in through discussions because a lot of written material is already available. Those who are interested, they will be able to find it on SFS Facebook group, on our videos in the last 1 year, or on the blog, or various other organizations also, and various writings of Marx, Engels, Lenin, Mao Zedong, Xi Jinping. So many philosophers are thinking. So here we are limiting ourselves to question answer session. पहला क्वेश्चन तो यही है आपके आर्टिकल से रिलेटेड कि आप सर बहुत सारे अपने लेख में एक वाक्य यूज करते हैं विचारों का तिलिस्म। तो सर ये जो विचारों का तिलिस्म है और जो विचारधारा है सर, ये क्या है सर? क्या ये दोनों अलग अलग है या इसमें कुछ अंतर है सर? बड़ा सटीक प्रश्न पूछा है आपने और बहुत सार्थक प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले विचार मस्तिष्क के अंदर सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया का जो निष्कर्ष निकल रहा होता है, वही एक विचार का रूप लेता है। तो विचार बहुत सारी सूचना का समुच्चय है। जब कई विचार एक साथ जुड़ते हैं तो विचारों की एक श्रृंखला बनती है, और यही श्रृंखला विचारधारा के रूप में आगे बढ़ती है। अब यहां आकर के प्रश्न आता है कि ये जो अलग अलग विचार हैं, वो आपस में जब जुड़ते हैं तो किस आधार पर जुड़ते हैं, क्योंकि सारी प्रक्रिया तो मस्तिष्क में है और वैचारिक प्रक्रिया ही है। तो दो तरीके जरूरी हैं इसमें, और उस पर ध्यान रखना है। विचारों की श्रृंखला आपस में जुड़ती है तो किसी तार्किक आधार पर जुड़ती है, और अगर जो विचार या जो ज्ञान सत्यापित हो चुका है, उन उन सूचनाओं के आपस में तार्किक रूप से जुड़ने से जो विचारों की श्रृंखला बनती है, उसको हम विचारधारा कहते हैं। क्योंकि आप उस पर निर्भर कर सकते हैं कि सत्य पर आधारित है और तार्किक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको सत्य मान करके हम इसके आधार पर और आगे बढ़ सकते हैं। तिलस विचारों के तिलस में क्या होता है कि विचार तो हैं, उनका जोड़ना जो है वो सत्यापित ज्ञान और सत्यापित सूचना के आधार पर ही है, या कुछ लोगों की कल्पना के आधार पर ही उसको जोड़ा गया है। इसी तरह उनका तार्किक जुड़ाव तार्किक आधार पर है या अतार्किक रूप से, क्योंकि कुछ लोग उसको अपनी कल्पना में जोड़ लेते हैं। तो जो पूरी तरह कल्पना पर आधारित होता है या जिसमें थोड़ा बहुत भी कल्पना का पुट होता है, वो विचारों का तिलस्म बनता है। उस पे जो भी आप पूरी तरह निर्भर होकर चलेंगे तो आपको अपेक्षित निष्कर्ष नहीं मिलेंगे। लेकिन विचारधारा चूंकि सत्यापित ज्ञान और तार्किक आधार पर जो ज्ञान सत्यापित हुआ है, जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान हासिल हुआ है, वो सत्यापित ज्ञान है, ना कि कल्पना पर आधारित। इसलिए विचारधारा के ऊपर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपेक्षित परिणाम हासिल करते हैं। लेकिन जब उनमें किसी तरीके का अतार्किक विचार या कल्पना पर आधारित विचार, क्योंकि किसी बड़े आदमी ने कह दिया तो ये सही मान करके हम उसको मान लेते हैं, वो विचारों का तिलस्म है। जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो कहा ना, एक वो होता है जो मान के चलता है मुझे कुछ और जानने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, और एक उनके पीछे के अंधभक्त होते हैं। तो ये वो कैटेगरी है जो विचारों के तिलस्म पर चलती है। और पहली कैटेगरी वो है विद्यार्थियों की, जिसको राहुल ने परिभाषित किया है, वो है जो सत्यापित ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ती है, नहीं तो वो प्रश्न पूछती रहती है। तो वो जिस
आधार पर आगे बढ़ती है, जिस विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ती है, या जिस विचारधारा में आगे कुछ जोड़ती है, वो सत्यापित ज्ञान है और हम उसके पीछे चलना चाहेंगे। सर एक और प्रश्न हमारा ये था सर, कि आप सर किस आधार पर मानते हैं कि राहुल मार्क्सवादी हैं सर? ऐसे तो सर हम लोग किसी को भी कह सकते हैं कि वो आदमी इस विचारधारा का है, वो आदमी इस विचारधारा का है, और मार्क्सवादी होने का सर बहुत ही एक मतलब कि मुश्किल प्रक्रिया है, कोई ऐसे ही कोई मार्क्सवादी नहीं बन जाता है। तो राहुल गांधी को सर आप कैसे मान सकते हैं कि वो मार्क्सवादी हैं सर? इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। पहला तो ये, तो किसी को हम क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, ये हम उसके कहने से नहीं चलते हैं, हम उसके व्यवहार में देखते हैं। क्योंकि मार्क्स ने समझाया है, सत्य तो व्यवहार में सत्यापित होता है, तर्क का विषय नहीं है। कोई कहे राहुल है मार्क्सवादी और कोई कहे नहीं है, ये विषय नहीं है। राहुल जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उस सब में कितना अंतर्विरोध है, और वो जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं, उसमें कितना सार है, उसके आधार पर आप निर्णय करेंगे कि राहुल गांधी मार्क्सवादी है कि नहीं। अब सवाल इससे और पहले आता है कि मार्क्सवादी कौन है। तो इसको तो एंगल्स ने जैसे परिभाषित किया, मैं बार बार कहता हूं, जो उस तरीके से सोचता है। और वो चिंतन पद्धति क्या है? वो चिंतन पद्धति ये है जिसको सर्वहारा चेतना कहा है। तो सर्वहारा चेतना के आधार पर जब आप सजग तौर पर समाज के बारे में सोचने लगते हैं और अपना हित समाज के हित से पूरी तरह जोड़ देते हैं, तब आप मार्क्सवादी बन जाते हैं। जब तक आप वो नहीं करते तब तक आप मार्क्सवादी नहीं। तो क्या राहुल के व्यवहार में, विचार और व्यवहार में आप अंतर पाते हैं कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं? या आप ये पाते हैं कि वो समाज के हित के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए हर समय तैयार है? और मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि वो इस रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, उनसे भी हुई हैं बीच में, लेकिन सुधार उसी दिशा में है कि वो अपना सारा कुछ समाज के, देश के साथ जोड़कर चल रहे हैं। उन्होंने शायद किसी कार्यक्रम में कहा कि आप लोग क्या समझते हैं, मैं यहाँ हूं? नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। राहुल नहीं है यहाँ। मैं तो आप लोगों की आवाज हूं। आप लोग जो चाहते हैं वही हूं मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। तो ये जिस हिसाब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, या जिस हिसाब से वो किसी भी तबके के आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो अभी एफआईआर दर्ज करने का मामला हो, 7 घंटे तक वो उस पर लगे रहे, ये सब दर्शाता है। लोग इसको कह सकते हैं कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सस्ती लोकप्रियता का कोई जरूरत नहीं है इसमें। जिन लोगों को ठीक समझ आ रहे हैं वो उनके पीछे चल रहे हैं। तो राहुल गांधी, इसमें एक और चीज भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी जेन जी को, मैंने जैसा लिखा है, 2 भागों में बांट कर चल रहे हैं। एक को वो विद्यार्थी कहते हैं और दूसरे को वो अंधभक्तों की श्रेणी में रखते हैं। वो खुले तौर पर ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना बोलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने विश्लेषण किया है जेन जी का, और वो 18 साल की लड़की के संदर्भ से जब उन्होंने में कहा कि स्टूडेंट कौन है, और फिर दूसरी कैटेगरी को कि उसको मूर्ख कहा जिसके ऊपर इतना हंगामा मचा पार्लियामेंट के अंदर, और फिर अंधभक्तों को उन्होंने जनरल कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। इसका मतलब है वो क्लियर है कि वो किसको साथ लेना चाहते हैं और किसको नहीं लेना चाहते। जो दूसरी कैटेगरी अंधभक्तों की या उनकी है, उनको तो वो साथ नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो तो मार्क्सिस्ट कभी बन ही नहीं सकते हैं। एक और नया आयाम जो नया नजर आया है, वो ये है कि उन्होंने स्टूडेंट कैटेगरी में भी छात्राओं का अलग से सम्मेलन किया। लड़कियों का उन्होंने लड़कों से अलग किया, जो सम्मेलन किया उन्होंने पुणे में। जबकि वो कार्यक्रम वही है उनका, छात्रों की गूंज। वो जेनजी की आवाज नहीं है उनका कार्यक्रम, उनका कार्यक्रम है छात्रों की गूंज। क्योंकि जैसा उन्होंने पार्लियामेंट में डिफाइन किया था, छात्र वो है जो निरंतर सत्य के पीछे दौड़ता रहता है, और वही मार्क्सिस्ट बन सकता है। मार्क्सिस्ट बनने की पहली है, जैसा मार्क्स ने कहा था, जो बिना थके चढ़ाइयों को, सत्य का मार्ग कोई राजपथ नहीं है, उसके लिए निरंतर लगे रहना पड़ता है।
तो जो निरंतर लगे रहने वाले हैं वो स्टूडेंट हैं। और उसमें भी उन्होंने लड़कियों को आगे रख के क्यों चला? क्योंकि शैशवावस्था में जो हमारी संस्कृति जिसमें हम रहते हैं, उसमें लड़कों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठाया जाता है कि आप सुपीरियर हो लड़कियों से, और लड़कियों के मन में बैठाया जाता है कि आप इंफीरियर हो। तो ये जो पोल्यूशन जिसको मैंने यूज किया हुआ है कि प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस का जो पोल्यूशन होता है बुर्जुआ कॉन्शियसनेस से, वो बचपन से लड़कों के मन में, क्योंकि वातावरण जो हमारा है, जिस तिलस्म के अंदर हम रह रहे होते हैं, उसमें हर जगह यही नजर आता है कि लड़के सक्षम हैं, लड़कियां अक्षम हैं, निर्बल हैं। तो लड़कियों की सोच में ये पोल्यूशन होना की संभावना कम होती है, और उनका प्रोलेटेरियन कॉन्शियसनेस बरकरार रखना की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए राहुल गांधी उस तबके पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं जिसको कि वो सजग तौर पर सर्वहारा चेतना जिसके मन में बैठा सके, क्योंकि फिर वही सामूहिक चेतना मार्क्सवाद के आधार पर वैज्ञानिक समाजवाद की ओर बढ़ेगी। तो इस सोच के, मेरा अपना मानना है, राहुल गांधी ने तो स्पष्ट तौर पर नहीं कर, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो लड़कियों को इसलिए आगे करके चल रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है। क्योंकि गार्गी कॉलेज में भी मैंने उनका देखा था, लड़कियों के साथ जो इनका इंटरव्यू था, डिस्कशन था, वो सब दर्शाता है कि वो इस भरोसे के साथ चल रहे हैं कि जो नई जनरेशन है जेन, इसमें से ही अधिकांश मार्क्सवादी निकलेंगे, और उसमें से भी लड़कियों जिनको अभी तक आजादी नहीं मिली है, उनको अगर इंडिपेंडेंट तौर पर आजादी मिलेगी जिंदगी में आगे बढ़ने की, तो वो भी मार्क्सवादी बनेंगे। और यही मार्क्सवाद विचारधारा और सिद्धांत की विस्तार का पहला आधार होगा। और अगर विस्तार होगा, आम जनता के बीच में जानकारी पहुंचेगी। आज जो जेनजी है वो कल के दिन, अगले 10 साल में, 5 साल में वो परिपक्व होंगे, वो ही इस आगे आने वाली क्रांति के कर्णधार होंगे। तो अगर उनके दिल में मार्क्सवाद बैठा हुआ होगा तो वो सही रास्ता चुनेंगे। सर, परंतु आपने राहुल गांधी के कार्यक्रमों, छात्रों की गूंज की बात की सर। तो जो इलाहाबाद में इनका कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें इन्होंने मंच से कहा था कि हम जो है आरएसएस की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करेंगे। तो हाँ, सर ये तो सर मुझे नहीं लगता कि ये इनका मार्क्सवादी समझ है, क्योंकि जो सोवियत संघ का बंटवारा हुआ था तो सर, तो उस समय तो क्रुश्चोव ने भी तो यही कहा था कि अब जो है हम लोग सह अस्तित्व के हिसाब से चलेंगे। अब जो है हो गया है जो होना था जितना। तो ऐसा कहना राहुल गांधी का, और कि आरएसएस की अभिव्यक्ति की रक्षा करेंगे, तो ये तो सर फिर से संशोधनवाद ही है। आखिर आरएसएस की विचारधारा पर चलकर ही देश जो है आज इतना गर्त में पहुंचा है। तो जब आप उसकी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करेंगे तो फिर आप मार्क्सवादी कैसे हुए? देखिए, विचार और व्यवहार, इन दोनों का द्वंद्वात्मक संबंध है। जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो ये सैद्धांतिक तौर पर हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मान के हम चलते हैं कि उसको अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। व्यवहार में वो क्या करता है? अपनी विचारधारा के अनुसार चलता है जो समाज का हित करती है, या वो उस विचारधारा के साथ चलता है जो समाज का अहित करती है। तो हम उसके व्यवहार पर तो रोक लगाएंगे क्योंकि वो समाज को प्रभावित कर रही है भौतिक रूप में। लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति का जहां तक सवाल है, वो सिद्धांत रूप में अगर हम मानते हैं हर एक को विचारधारा, तो हम उनका जब वो कहते हैं कि आरएसएस को भी अभिव्यक्ति की आजादी देंगे, उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन आप अगर हिंदू मुसलमान झगड़ा धरातल पर आकर फैलाने की कोशिश करते हो तो उसका हम विरोध करेंगे। विचारों में आप उसका समर्थन करिए, विचारों में उसका विरोध करेंगे, लेकिन धरातल के स्तर पर व्यवहार में अगर आप उसको लागू करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपके ऊपर रोक लगाएंगे। तो इस मामले में राहुल के साथ सहमत हूं कि सैद्धांतिक तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी ही तो सबसे पहला कदम है मार्क्सवादी होने के लिए। अगर ये मान लिया कि आपका सत्य ही अंतिम सत्य है, तो फिर आप विद्यार्थी नहीं रह गए। आप विद्यार्थी नहीं रह गए तो आप मार्क्सवादी नहीं बन सकते। वो जो डिफाइन किया उन्होंने 18 साल की लड़की के संदर्भ से कि स्टूडेंट कौन है जो ये मानता है कि मेरा सत्य अंतिम सत्य नहीं है, तो जिस चीज को मैं कह रहा हूं उसको मैं कहूं कि नहीं, आरएस के संदर्भ में तो मेरा सत्य अंतिम सत्य है, लेकिन बाकी चीजों में
मतलब आप मुझसे सहमत है तो आप सही हैं, आप असहमत है तो आप गलत हैं। ये तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। क्राइटेरिया तो तार्किक आधार पर होगा ना, और फिर उसको व्यवहार में सत्यापित करना है। तो आजादी अभिव्यक्ति की आरएसएस को भी होगी, लेकिन जब आप धरातल पर उस समाज के हितों के खिलाफ काम करेंगे तो आपको रोका जाएगा। तो इसमें मुझे मुझे कहीं भी कोई भी कमी नजर नहीं आती है राहुल के इस वक्तव्य में। आप असहमत हो सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको सही मानता हूँ। जी सर, एक और क्वेश्चन था सर, कि जो सब जितने भी सर मार्क्सवादी संगठन है, मजदूरों तथा किसानों की मांगों को वो लोग जो है निरंतर उठाते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर, और लगातार सर आंदोलन भी चलाते रहते हैं। लेकिन सर जब राहुल गांधी की बात आती है तो वो मजदूरों और किसानों का जो मुद्दा है उतने मुखर के साथ नहीं उठाते हैं जितना कि वो विद्यार्थियों का मुद्दा उठा रहे हैं या आगे पहले भी उठाते रहे हैं। तो सर क्या इनकी यही मार्क्सवादी समझ है? मतलब इनका रणनीति का क्या ये कोई हिस्सा है या इनकी गलती है सर, कि मजदूर और किसानों की आवाज को उतने नहीं मुखरता से नहीं नहीं उठाना? मैं उनको इसको उनकी रणनीति का हिस्सा मानता हूँ। क्योंकि मार्क्सवादी जब व्यवहार में कुछ चीज करना चाहता है तो इस चीज को पहले आकलन करता है कि जो कुछ वो करने जा रहा है उसका क्या वो सही है, क्या वो नियमों के मुताबिक है, और क्या उसके अपेक्षित परिणाम होंगे, क्योंकि अगर वो नियमों के अनुकूल है। यहां अगर इस समय राहुल का मेन है कि भाजपा की जो सामंतवादी अधिनायकवादी सोच है, सबसे पहले उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है और मार्क्सवादी चेतना को, बुर्जुआ जनवादी चेतना को लोगों के मन में पहुंचाना है। तो इसमें कौन सा तबका है जिसके ऊपर राहुल को अपने सीमित साधनों के साथ कार्य करना चाहिए? जाहिर है वो नई पीढ़ी जो नई स्लेट की तरह है, नए कागज की तरह है, जिसके मन में है कि वो सीखने की कोशिश करती है। जिस लाल झंडे की जिसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को संगठित करने की बात हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? बोनस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वेजेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बुर्जुआ चेतना को बढ़ावा देना है, क्योंकि वो व्यक्तिवादी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने की बात है। अगर सामूहिक हित की बात होती तो वो उन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर देते जो सिस्टम को या व्यवस्था को परिवर्तित करने की तरफ जाती है। तो जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो इस बात को अगर समझती होती तो वो स्वयं ही राहुल गांधी के साथ हाथ जोड़ेंगी। और अगर नहीं तो वो जिस मजदूर तबके को साथ लेके चल रही हैं, राहुल उस मजदूर तबके के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसके तो अपने पूर्वाग्रह हैं। वो तो परिपक्व है। 35 40 45 50 साल की का मजदूर इतने सालों से वो सिर्फ अपने वेजेस की लड़ाई लड़ता हुआ, उसके मन में सर्वहारा चेतना नहीं रह जाती है। वो अनभिज्ञ चेतना में तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसकी जो सामूहिक चेतना है उसमें तो बुर्जुआ चेतना पहले ही घुस चुकी है और बड़ी अच्छी तरह घर कर चुकी है। इसके लिए जब मार्क्स ने कहा था कि इंग्लैंड का वर्कर, वो तो खुद ही बुर्जुआ बन गया है, क्योंकि जो लूट हो रही है पूरी दुनिया से, ब्रिटेन का बुर्जुआ वर्ग लूट ला रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा दे दे रहा है। तो यहाँ संगठित क्षेत्र के या जिन लोगों जो लाल झंडा लेके चल रहे हैं वो भी एक तरह से संगठित हैं। असंगठित क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान भर में करोड़ों मजदूर फैले हुए हैं, जो रोजमर्रा की रोजी रोटी के लिए चौराहे पर जाकर खड़े होते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है तो शाम को भूखे सोते हैं। वो कहाँ जाएंगे? तो जिन मजदूरों को संगठित करने की कोशिश लाल हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट समूह कर रहे हैं, ना तो वो सही तरीके से मार्क्सवाद को समझे, और वो ना वो नए तरीके से, वो सिर्फ उस शेख चल्ली समाजवाद को मन में चेतना में ला रहे हैं, जिसके लिए लेनिन ने कहा था कि निम्न मध्य वर्ग ही शेख चिल्ली समाजवाद को लाया था मजदूर वर्ग की चेतना में, और वही वैज्ञानिक समाजवाद को लाएगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद को लाने वाले कौन है? मार्क्सवादी होना जरूरी है उसके लिए पहले। तो मार्क्सवादी कौन है? वो तो सब बिखरे पड़े हैं। हमारे आपके जैसे बहुत से लोग हैं, इनको तो जो संगठित अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं वो तो हमको मार्क्सवादी मानने को तैयार ही नहीं है।
ना वो राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार है। लेकिन हम मानते हैं कि मार्क्सवाद की तरफ बढ़ने का सबसे पहला कदम यही होगा कि जिन लोगों को सर्वहारा चेतना की समझ है और जिसके आधार पर वो सामूहिक हित को अपने हित को सामूहिक हित से जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनके साथ एकजुट होना है। और अगर राहुल गांधी उसमें सबसे आगे है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं करोड़ों युवा पीढ़ी को, तो हमें उनके साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? या तो हमारे मन में हो कि नेतागिरी हमें करनी है तो हम नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर सामूहिक हित है, तो जब हम जुड़ रहे हैं तो हम ये भूल जा रहे हैं हम कौन हैं। अब भूलना होगा, तभी आप मार्क्सवादी बनेंगे। तो ये जो मेरा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। मैं उसको इस नजरिए से देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, और मैं उससे सहमत हूँ। एक और क्वेश्चन लोगों से माइंड में आता है, क्योंकि राहुल गांधी एज ए पॉलिटिकल लीडर अपना प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप में भी जाता है और अपना स्टेटमेंट्स में भी वो बताता है। तो एक मार्क्सवादी ऐसा कर सकता है, या वो कैसे दोनों कैसे कर पा रहे? एक ही टाइम पे वो रिलीजियस वर्शिप का प्लेसेस पे भी जा रहा है और मार्क्स जैसे सोच रहा है उसी तरीके से भी सोच सकता है, ये क्या पॉसिबल है? आ, इस पिछले देखिए, 2019 के चुनाव से पहले 2018 दिसंबर में, उसके पहले मैंने उनको देखा बहुत जगह। वो उज्जैन महाकाल में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। उस समय वो वक्त उसमें गुजार रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का अंदर का एक बहुत बड़ा तबका उनको भाजपा से लड़ने के लिए भाजपा की जमीन पर ही लड़ाना चाहता था। लेकिन धीमे धीमे राहुल गांधी को समझ आया है कि भाजपा की जमीन पर नहीं लड़ना है, हमारी जमीन दूसरी है। पिछले 5-6 महीनों में मैंने तो राहुल को कहीं नहीं देखा है कि किसी मंदिर में जा रहे हो या तिलक लगा करके घूम रहे हो, या हिंदुओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो नहीं देखा है। आपने अगर देखा हो तो बताएं, संदर्भ दें। 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे पहले तो जाते थे वो, गए। वो उनका एक्सपेरिमेंट करने का, वो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से चल रहे थे। आज उन्हें ये समझ आया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रह करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हें रेवोल्यूशन करना होगा। उसकी ताकत कहां से आएगी? वो तो बाहर से ही आएगी। उन्होंने अपने खुले मंच से कहने लगे हैं कांग्रेस के अंदर क्रांति की जरूरत है हमें। तो ये लांछन लगाना राहुल के ऊपर आज की तारीख में सही नहीं है, ये गुजरे जमाने की बात है। ओके सर। सर अभी आपने कांग्रेस का जिक्र किया था। तो ये जो कांग्रेस हम क्योंकि हम मार्क्सवादी तरीके से सोचता है, तो हमने पिछले भी वेबिनार्स में हमने किया है कि हम सारा चीज को व्यक्तियों के संदर्भ में नहीं, कॉन्शियसनेस का संदर्भ में मतलब चेतना के संदर्भ में देखना ट्राई करता है। तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन में जो है, क्या क्या स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स चल रहा है, मतलब किस किस चेतनाएं उसमें है, और कौन सा चेतना आज के दिन में जो, हावी है, या वो किस तरीके से आपस में अंदर विरोधी चेतना भी उसमें है क्या? तो इसको हम कैसे अ, पहचान पाए वैसे? ये तो बड़ा सीधा सा है। 150 साल का कांग्रेस का कितना, 18 1816। 1885 से, हाँ, 85 1885। से, हाँ, तो, तो लगभग 150 साल हो चुका है। 85, मतलब 35 में हो 85 और जाएगा। 50, हाँ हाँ, 50, हाँ 35 में होगा, हाँ। हाँ। Congress has been representing all the people on this subcontinent, those who were directly under British India and those who were spread in 650 princely states. People looked towards Congress and considered Congress as their party, whether ओके। consciously, subconsciously, deliberately. So to expect that Congress will represent anything different from what India is not correct. It will be incorrect. So whatever differences of language, caste, creed,
level of development, cultural differences, whatever exists on this subcontinent, it all will be represented in Congress. Okay. At different times, the Hindi speaking Hindu religious fundamentalists gained strength because that is what जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। भाई गंगा जमनी तहजीब क्यों? क्यों नर्मदा और कावेरी की नहीं है तहजीब हमारे यहाँ, या ब्रह्मपुत्रा की नहीं है क्या? सभी की तो है ना। तो हाँ। गंगा जमनी तहजीब का मतलब है जो भाषा यहाँ बोली जाती है गंगा जमुना के दोआब के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में, जहां उसी ने सारी हिंदुस्तान पर रूल किया है। मुगल एम्पायर का भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लैंड रही थी, इसलिए यहाँ से जो प्रिमिटिव हमारे द्राविडियंस थे उनको सबको बाहर करके यहाँ जिन लोगों ने कब्जा कर लिया था वो हिस्टोरिकल है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन सही स्थिति यही है कि ये जो इलाका है इसी ने कांग्रेस के अंदर भी कब्जा कर रखा। अधिकतर प्रधानमंत्री यहीं से निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी यहीं से निकल कर आ रहा है, अंग्रेजों के साथ जो भी सारे के सारे तो यहीं से थे, इसी एरिया से। तो उन लोगों का वर्चस्व कांग्रेस के अंदर होना इज ऑल्सो नेचुरल। और इसलिए कांग्रेस का के अंदर जो इंडिया का जो पार्टीशन हुआ है और जिन्ना को जब 1920 में कांग्रेस से बाहर किया गया तो जिन्ना से ज्यादा सिक्युलर नहीं था कोई। जिन्ना और नेहरू अगर होते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। जिन्ना को कांग्रेस से बाहर करने में जिन लोगों का हाथ था वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट थे। उन्होंने उन सब तबकों को, जो चाहे जिन्ना हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे और हो, 1920 में तो बहुत सारे ये आपके चंद्रशेखर आजाद, प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लोग भी कांग्रेस में थे जो कांग्रेस से बाहर हुए। क्योंकि जब हिंदू महासभा का गठन कर लिया गया 1915 में और गांधी जी वापस आ गए साउथ अफ्रीका से, तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि इलाहाबाद में बैठ करके ये साजिश, एक तरह से मैं इसको साजिश ही कहूंगा, कि कांग्रेस के अंदर पूरी तरह हिंदू फंडामेंटलिस्ट का कब्जा हो गया। मदन मोहन मालवीय 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्हीं ने जो कम्युनल अवार्ड था उसको सेबोटाज करने के लिए और आपके अंबेडकर को इस बात के लिए मनाने के लिए कि वो अपनी उस चीज को छोड़ दें कि अलग इलेक्टोरेट और अलग से रीजन होना चाहिए, उसकी जगह आप रिजर्वेशन सीट ले लीजिए। ये सारी चीजें हिंदू फंडामेंटलिस्ट लोगों का किया धरा है। और वो इसलिए कांग्रेस के अंदर अलग अलग स्टेजेस पर नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, इन लोगों से एक तरह से कांग्रेस के अंदर लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तो आज राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो भी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। उसमें पिछली गलतियां हुई होंगी, सन 84 के दंगे हुए हैं या जो भी हुए हैं, या ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं कांग्रेस की और उसको राहुल गांधी पहचान रहे हैं और उनके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं माफी मांगने के लिए, उन चीजों को कैसे ठीक किया जा सके इसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ सर, इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा प्रश्न और था सर, कि जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस लगभग 141 साल पुरानी पार्टी आज के डेट में हो चुकी है। तो सर शुरुआत से ही, यानी कि ऐतिहासिक रूप से ही सर, भारत की दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तुलना में जब हम कांग्रेस को देखते हैं सर, तो उसमें हमेशा से जो है विचारों की विविधता रही है। एक ही समय में कांग्रेस में वामपंथी धड़ा भी था, हिंदू फंडामेंटलिस्ट भी थे, और बुर्जुआ सोच रखने वाले भी लोग थे। मतलब हर तरह के लोग कांग्रेस में शुरू से ही रहे हैं। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि किन वजहों से कांग्रेस के भीतर जो है विचारों का ऐसा मेल संभव हो पाया है, और आज के समय में क्या यही विविधता एक फायदा की जगह पार्टी के लिए नुकसान ज्यादा करती है और उसको आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि जब जिसको जैसा माहौल मिलता है वो उधर पलटी मार देता है सर। देखिए सामाजिक चेतना उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के हिसाब से चलती है आगे। ये सबसे पहला फंडामेंटल है जो मार्क्स ने हमें समझाया था। लेकिन पूंजीवाद के इंपीरियल की स्टेज में पहुंचने के बाद, जैसे पूंजी के लिए कोई
ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बेमानी हो गई थी, उसी तरह विचार और विचारधाराओं के लिए भी हुई। और ब्रिटेन बुर्जुआ डेमोक्रेसी में सबसे आगे था, पूरी दुनिया भर में सबसे आगे था। और उसकी कॉलोनी के रूप में हिंदुस्तान उनके पास एक बहुत बड़ा देश, एक कॉलोनी के रूप में था, जिसमें और किसी का दखल नहीं था। और जगह की कॉलोनियां छोटी छोटी होती थी, सिर्फ चीन को छोड़ करके। तो चीन में तो कई देशों की, चीन तो कई हिस्सों में बटा हुआ था और कई देशों की कॉलोनियां थी। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा था जिसमें एक छत्र उनका शासन था, और वो जो चाहते थे कर सकते थे। तो 1857 में जब उन्हें एहसास हुआ कि ये जो विद्रोह की लहर है, इंडिया का जो बुर्जुआ है वो भी यूरोप के बुर्जुआ की तरह आजाद होने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने इससे पहले कि यहाँ उत्पादक शक्तियों का विकास किया जाए, उन्होंने पहले ही बुर्जुआ डेमोक्रेसी की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो 1909 का उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उससे पहले काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट होता था, क्योंकि काउंसिल के जरिए चलाते थे। 1909 में सबसे पहली बार वो लेकर के आए कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को कांग्रेस शामिल किया जाएगा। और उसके बाद 1919 का तो उनका जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें तो उन्होंने और बहुत सारे सुधार किए थे। और 1935 में जाकर के तो उन्होंने एक तरह से पूरी तरह आजादी की तरफ कदम बढ़ा दिया था, जबकि उत्पादक शक्तियों का विकास तो हुआ ही नहीं था। हम तो उस समय भी फ्यूडल एरा में रहते, कृषि प्रधान देश था। सिर्फ इंडस्ट्री वहां वहां लगी थी जहां जहां अंग्रेजों को उसकी जरूरत महसूस हुई थी। यहाँ के कच्चे माल को ले जाना इंग्लैंड, और वहां से फिनिश गुड्स को लाने के लिए जितना कुछ भी जरूरत था, इसलिए रेलवे और माइनिंग के और एग्रीकल्चर, जिसमें कपास और इंडिगो की जरूरत थी, इसके अलावा और किसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। 100 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन वैचारिक स्टेज में वो बुर्जुआ डेमोक्रेसी को और दुनिया में जो डेमोक्रेसी स्थापित है उससे कहीं आगे ले जाकर के स्थापित कर दिया था। इसीलिए तो आपका 1947 में आजादी के बाद जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दुनिया के सबसे अग्रणी कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता है, और आज भी बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता है। हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि जनता तैयार ही नहीं है, उत्पादक शक्तियां उस हिसाब से तैयार ही नहीं है, उत्पादन संबंध उस हिसाब से तैयार नहीं है। तो ये जो आर्टिफिशियल तरीके से ये शेचल्ली समाजवाद की स्थापना किए जाने का जो है, यही है। लेकिन आज सारी दुनिया में, जैसा हमने ईरान और वेनेजुला के ऊपर कार्यक्रम किया है, सारी दुनिया में जो पोलराइजेशन हो रहा है, तो वो हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है और वो कांग्रेस के अंदर भी होगा। तो किस जमाने में कांग्रेस प्रगतिशील थी और आज क्यों वो प्रतिक्रियावादी हो गई है, ये तो ऐतिहासिक तथ्य सामने है। एक और सवाल आया था सर, कि जो सामाजिक रूप से जागरूक बुद्धिजीवी का सर एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो अभी रोज हो रहा है, मतलब कि तकनीकी तरक्की जो है अपने आप मानव समाज को एक ऐसे समाज में बदल सकती है या बदल देगी जिसमें कि भविष्य में कोई भेद नहीं रहेगा, जहाँ संसाधनों, सामान और सेवाओं का वितरण व्यक्ति की जरूरतों के अलावा किसी और आधार पर नहीं होगा। जो कि अभी हाल में एलन मस्क ने भी अपने बयान में कहा था कि 2036 तक पैसे की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब तक सामान और सेवाओं का उत्पादन और परिवहन इतनी बड़ी मात्रा में होने लगेगा कि पैसे की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस पर सर मार्क्सवादी टिप्पणी या दूसरे शब्दों में कहीं की आलोचना क्या होनी चाहिए? क्या ये सच में अपने आप हो जाएगा जैसा कि लोग कह रहे हैं? जितनी तेजी से उत्पादक शक्तियों का विकास होता है, उतनी ही तेजी से मानव के जरूरतों की विविधता भी बढ़ती जाती है। ये भी तो एक मूलभूत करेक्टर है मानव का जानवर से भिन्न। मार्क्स ने बड़ा क्लियर कहा है ये जिसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कहा, एक मांग पूरी हो जाने के बाद रुकता नहीं है, उसके लिए नई मांग पैदा होती चली जाती है। तो आप कितना भी उत्पादन को बढ़ाते जाइए, वो नई मांग, अगर आप सब चीज को कुदरत के भरोसे छोड़ देंगे, तो जिन कुदरत के नियमों ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म को में क्लास डिवाइडेड सोसाइटी प्रोड्यूस की है, वो क्लास डिवाइडेड सोसाइटी
अपने आप में कैसे खत्म होगी, वो प्रकृति के नियम में कहते कि आप इंटरवीन के तब होगी। तो वो तो मांगे बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन आपको रोक लगानी होगी किसी न किसी रूप में। पहले राज सत्ता के जरिए, फिर सामाजिक विचारों के जरिए, कि ऐसी चीजों का उत्पादन जो प्रकृति, जो आवश्यक नहीं है लेकिन प्रकृति का विनाश करती है, उन पर रोक लगनी चाहिए। तो वो रोक कौन लगाए? अपने आप छोड़ देंगे तो नहीं लगेगी वो। उसके साथ में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ नई मांग भी आती जाती है, तो मांगे बढ़ती चली जाएंगी। उत्पादन मांगों का पीछा करता चला जाएगा, लेकिन कभी उनको संतुष्ट पूरी तरह नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर तो आपको सोच समझ से रोक लगानी पड़ेगी, ये समझदारी के साथ कि आप प्रकृति को का दोहन एक हद के बाद नहीं कर सकते। आपको अपनी मांगों पर रोक लगानी पड़ेगी। ये मांगे बढ़ना तो प्राकृतिक गुण है। मानवीय चेतना का मानस जानवरों से भिन्न क्यों है? ये अपने इस आर्टिकल में भी तो मैंने इसको रेखांकित किया है कि एक मांग पूरी हो जाने के बाद नई मांग शुरू हो जाती है। तो मांग तो बढ़ती जाएगी, जैसे संतुष्ट होगी वैसे नई मांग बढ़ेगी, तो आप कभी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक कि पहले भौतिक रूप में और फिर वैचारिक रूप में इस बात को आम चेतना में नहीं घर कर जाती है कि आपस में कंपटीशन जो है उसके जरिए जो मांगे बढ़ रही हैं, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जो मांग बढ़ रही है, समाज के को जो आप खोखला कर रहे हैं, प्रकृति का जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर तो रोक लगानी पड़ेगी समझदारी से। अपने आप नहीं छोड़ सकते उनको। इसलिए मैं एलन मस्क के इस दलील से सहमत नहीं हूं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो है मेनली यहाँ पे ये जो चल रहा है डिस्कशन, इस डिस्कशन में जो मतलब बात वो हमको नहीं समझ में आ रही है, या फिर वो जो बढ़िया से शायद वो जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं हो पाया है मेरे लिए कि हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि एक जो वामपंथी पार्टी जो बुर्जुआ पार्टी है, इन दोनों को हम तरीके से उनको एक लिबरल बुर्जुआ पार्टी का लीडर को जानते हैं, और आज फिर आज ये जिससे उभर के आ रहा है तो हम वामपंथी की तरफ भी देखें, तो ये कैसे है, मतलब इन दोनों पार्टियों के बीच में डिफरेंसेस कैसे हम मतलब सेट करेंगे कि क्या एक बुर्जुआ पार्टी और ये जो वामपंथी पार्टी, ये दोनों मतलब एक ही जैसे हैं या फिर इसमें कुछ बेसिक अंतर है? क्योंकि एक दक्षिणपंथी पार्टी के जिस तरीके से हम लोग बीजेपी को जानते हैं वो तो पूरी तरीके से अलग हो जाता है, लेकिन फिर ये जो कांग्रेस जो एक लिबरल पार्टी के टाइप में है और यहाँ पे जो वामपंथी पार्टी है, तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा बढ़िया से क्लियर हो तो अच्छा होगा। देखिए, जैसा मार्क्सवाद समझाता है कि समूह या समाज व्यक्तियों से बना हुआ नहीं होता है, बल्कि वो उन अंतर संबंधों को दर्शाता है जिनके बीच में व्यक्ति खुद खड़ा होता है। इस चीज को समझने के लिए कि लोग खड़े हुए हैं भीड़ में, तो वो समूह नहीं है। वो आपस में थोड़ी बहुत बात कर ले तो वो भी समूह नहीं है या संगठन नहीं है। संगठन होने के लिए वो विचार जो उन लोगों को एक करता है, वो सबसे पहला कदम है। मतलब वो संगठन का उद्देश्य क्या है। किसी एक उद्देश्य के लिए जब लोग एक साथ जुड़ते हैं, तब उनके बीच में उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संबंध बनते हैं, तब वो संगठन या समूह बनता है। तो सबसे पहला तो ये पहचानने की कोशिश करना है कि कोई संगठन या समूह की कोई विचारधारा, कोई उद्देश्य है। सामूहिक उद्देश्य है तो सब लोग एकजुट होंगे उसके लिए, और अगर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का उद्देश्य है तो सब अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तो वो संगठन नहीं बनेगा। देखने के लिए संगठन है पर वो होगा नहीं, क्योंकि उद्देश्य एक नहीं। तो जिस किसी भी संगठन के बारे में आप चाहे वामपंथी कहें उसको या बुर्जुआ कहें या कुछ भी कहें, सबसे पहले तो ये समझना है कि वो जो लोग एकजुट हुए हैं वो किस उद्देश्य के साथ एकजुट हैं, और उसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो विचार श्रृंखला या विचारधारा होगी, उसी के तहत वो काम कर रहे होंगे। तब तो वो संगठन या समूह है, नहीं तो नहीं। तो जिन्हें आप वामपंथ कहते हैं वो किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं? जहां तक मैं जानता हूं, वामपंथी संगठनों को आपस में ही नहीं पता है कि उनका उद्देश्य क्या है। इसलिए ना तो
किसी एक संगठन के अंदर वो एकजुट हैं और न वो आपस में एकजुट हैं, क्योंकि उनमें किसी को भी नहीं पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हाँ, बुर्जुआ थिंकिंग जो होती है कि व्यक्तिवादी सोच का, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट से उपजती है, जो कॉन्शियसनेस या चेतना, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, इस पर मेरा अधिकार है और इस पर मेरा अधिकार नहीं है। ये जो बुर्जुआ सोच है, ये अगर प्रभावी है तो सारे लोग आपस में नजर तो आएंगे कि वो एकजुट हैं, लेकिन वो उनकी आपस का सबका संघर्ष होगा व्यक्तिवादी, उनका सामूहिक नहीं होगा। तो वामपंथ किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है और किस वामपंथी संगठन की आप बात कर रहे हैं, सभी बहुत सारे संगठन हैं, हर जगह आपको खड़ा नजर आ जाएगा एक संगठन जो अपने आपको वामपंथी कहता है। तो जब आपका ये प्रश्न है तो इसमें मुझे ये नहीं समझ में किस संगठन के बारे में बात करूं, लेकिन मैं जनरल ये कह सकता हूं कि सारे वामपंथी संगठन जो नजर आते हैं उन सब के अंदर नेतृत्व की लड़ाई है और कुछ नहीं। सिद्धांत उनके पास, किसी के पास कुछ नहीं है और ना कोई उद्देश्य है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस 150 से ज्यादा पुरानी संगठन है। वो एक विशिष्ट उद्देश्य के तहत संगठन किया गया था और उसी उद्देश्य के तहत वो निरंतर आगे बढ़ता रहा है और इसीलिए उसका उद्देश्य हमेशा और सुदृढ़ होता रहा है। वो उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। 1857 के बाद जब 1885 में संगठन हुआ तो इसका संगठन तो इंग्लैंड के बुर्जुआ क्षेत्र या बुर्जुआ वर्ग के जरिए ही किया गया था, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान आगे जाकर के ये आजादी की लड़ाई और तीव्र होगी और हिंदुस्तान को भी आजादी देना होगा। लेकिन हिंदुस्तान को आजादी देने के साथ साथ क्या कॉमनवेल्थ में रखा जा सकता है, क्या इनके साथ गठजोड़ बनाया जा सकता है, इसी उद्देश्य के तहत कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया गया था और तब से निरंतर कांग्रेस उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ी है कि इस देश को एक रखना है और फिर तय करना है कि किस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ क्या संबंध बनाने हैं। लेकिन जहां तक इस देश का सवाल है, उसको एकजुट करना, ये उनका पहला उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य के तहत उनकी बाकी विचारधारा का में प्रगति हुई है या बदलाव हुआ है या उनके अंदर आपस में संघर्ष हुए हैं, क्योंकि देश में सारी जगह जिस एकजुटता की बात कर रहे हैं उसका विखंडन हो रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की तो बात ही नहीं करता था कोई 1857 से पहले, क्योंकि किसी के मन में भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम अलग है। इवन आजादी के आंदोलन में इतने सारे परिवारों से आप मिलिए जिन्होंने सफर किया है 1947 में, वहां से छोड़ के यहाँ आए, यहाँ से छोड़ के वहां आए, वो कहते हैं वहां तो हमें कहीं नजर नहीं आता था कि हिंदू मुसलमान अलग है, यहाँ भी नजर नहीं आता था। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने अपने पर्सनल एजेंडे के तहत इसको हवा दी। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारा ऐसा तत्व मौजूद था, वो एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस को आप अगर देखें तो कांग्रेस ले देकर एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत विचारधारा पर है, जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी की वकालत करती है और यही मार्क्सवाद भी समझाता है, सिखाता है कि प्रगति में ये एक ऐसा पड़ाव है बुर्जुआ डेमोक्रेसी का और कैपिटलिज्म का जिसके जरिए गुजरना लाजमी है, इसके ऊपर आप छलांग लगा के नहीं जा सकते हैं। तो चाहे आप मार्क्सवाद को माने या न माने, लेकिन ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी और इसके तहत कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट ये तो इनएविटेबल है। कांग्रेस समझती है इसको, इसलिए कांग्रेस को और वामपंथी पार्टियों से तुलना आप उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप करने की कोशिश करते हैं। से आप बोल रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट है वो आजादी के बाद है, लेकिन हम लोग जो बहुत सारे ये पढ़ते हैं, जैसे भगत सिंह के जो लेख है, उन लेखों में सांप्रदायिकता को लेकर के लेख लिखे गए, प्रेमचंद ने लेख लिखी है, नेताजी के पास उस तरह के लेख है। तो आखिर ये अगर मसला उस समय नहीं था तो फिर वो लिख क्यों रहे थे इन चीजों के ऊपर? मैंने कहा 1857 में नहीं था, ये मसला शुरू कहां से हुआ? 1875 में हिंदू महासभा और अलीगढ़ कॉलेज का गठन किया गया, हिंदू और मुसलमानों, क्योंकि
जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा था, हर कम्युनिटी अपनी कल्चर को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ रही थी। ये 1885 में आप क्वीन विक्टोरिया का एड्रेस अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 1875 में ये क्यों हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि पूरी सारी जनता को हम अपनी पूरी रियाया की तरह समझेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी और जगह का हो। और हम उनके पर्सनल उनमें राजी नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को अपने कल्चर, अपने धर्म, अपनी परंपराओं, अपने प्रॉपर्टी वितरण आदि के ऊपर बहुत लगाव होता है, इसलिए हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये पहला शुरुआत थी कि सारी कम्युनिटीज जो एक राजा के अंतर्गत थी, इसलिए उनमें कोई भेदभाव का सवाल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे खुद मुख्तारी की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि आपको अपने मसले खुद संभालने होंगे आगे जाकर के, जैसे आज, तब उनमें हिंदू मुस्लिम का सबसे पहला मुख्य ये आया, आगे जाके सिखों का भी आया। और ये मुख्य रूप से 1909 के बाद आया, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, और वो भी अलग अलग कम, हिंदू मुसलमान और सिखों को इस हिसाब से अलग अलग दिया गया था, क्योंकि आप मुख्य रिलीजन हैं, आपके कल्चर डिफरेंट है, आपके रिलीजन डिफरेंट है, आप अलग अलग तरीके की चीजों को फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोग अपने अपने नुमाइंदे भेजिए जो जिस सर का गठन करते हैं। तो ये शुरुआत हुई थी अलग अलग का। ये 1919 में और ज्यादा क्लियर हो गया था, और हिंदू मुसलमान का झगड़ा उस तरीके से नहीं था। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा 1920 में हुआ है। गांधी जी 1915 में वापस आ गए और हिंदू महासभा का गठन हो गया, जबकि हिंदू महासभा जैसी कोई चीज नहीं थी 1915 के पहले। अलग अलग स्टेट्स में बनी हुई थी हिंदू सभाएं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर कोई नहीं था, उसको यूनाइट किया। और जो जिन्ना एक बहुत बड़े कांग्रेस के स्तंभ थे उस समय, और कांग्रेस और वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो सामंजस्य बैठा, वो 1920 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन का कॉल दिया, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस विखंडन शुरू हो गया था। कांग्रेस बहुत सारे मसलों पर कांग्रेस कमजोर पड़ती चली जा रही थी। तो अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गांधी जी ने जब ये दो आंदोलनों का कॉल दिया, तो इनका जिन्ना ने खिलाफत की थी। उन्होंने कहा आप जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ये मुस्लिम अपीजमेंट को बढ़ावा देगा, और एज ए रिएक्शन हिंदू अपीजमेंट भी बढ़ेगा, हिंदू रिएक्शन बढ़ेगा। और दूसरा जो आप ये नॉन कोऑपरेशन का कॉल दे रहे हैं, ये एनआरकी को आगे बढ़ाएगा, और अंग्रेजों को दमन करने का, स्वतंत्रता आंदोलन को दमन करने का पूरा मौका मिलेगा। क्योंकि जिन्ना पूरी तरह सेक्युलर बुर्जुआ जनवाद में विश्वास करते थे, लेकिन वो अकेले पड़ गए। नागपुर अधिवेशन में सारे जितने भी हिंदू महासभा के एलिमेंट्स थे, उन्होंने हूट किया और जिन्ना को बोलने नहीं दिया, और जिन्ना को कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। इसके बाद तो कांग्रेस के अंदर सिर्फ हिंदू या लिबरल्स का बोलवाला था। लिबरल हिंदू मुस्लिम होना चाहिए या कट्टर हिंदू। तो कट्टर हिंदुओं के बीच में और गांधी जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, जहां धर्म का सवाल था वो कट्टर सनातनी थे। राजनीति के क्षेत्र में वो लिबरल थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, समानता की बात करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन कांग्रेस में जो ओवरऑल माहौल बना, वो 1920 के बाद बना है। तो आप जिस लेखन की बात कर रहे हैं, वो सारे लेखन जो है ना, इस 19 20वीं शताब्दी के शुरू में आते हैं। उससे पहले कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था। छुटपुट तो रहे होंगे, हमेशा ही रहे होंगे, जब भी एक ही रिलीजन के अंदर मनमुटाव होते हैं और झगड़े होते हैं। मंदिरों के ऊपर, मंदिर के कब्जे के ऊपर हिंदुओं के बीच में झगड़े होते नहीं है क्या? आए दिन देखते हैं, होते हैं। लेकिन उसको व्यापक नहीं कह सकते आप। इसी तरह व्यापक हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था इस कंट्री में 1905 से पहले तक। ये तो ऐतिहासिक विकास यात्रा है, उसको रोका नहीं जा सकता था। उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराना
या मुस्लिम या जिन्ना को जिम्मेवार ठहराना ये ठीक नहीं है। उसके लिए जिम्मेवार जितना मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं उतने ही हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं। आप इस विषय के ऊपर और विस्तार से थोड़ा उस दौर का इतिहास पढ़िए, मुस्लिम लीग का भी, और जो लखनऊ पैक्ट था उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको जरा ध्यान से पढ़िए। और 1928 में जो रिपोर्ट सबमिट की थी नेहरू कमेटी ने, बिकॉज पंडित मोतीलाल नेहरू को उस कमेटी का भार सौंपा गया था इंडिया के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। तो उस सब की प्रोसीडिंग्स थोड़ा ध्यान से पढ़िए, तब आपको साफ नजर आ जाएगा कि देश के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेवार था। 1946 तक हिंदुस्तान के बंटवारे की कोई बात नहीं थी। तभी तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका झंडा सील देखेंगे आप, उसमें पाकिस्तान अलग नहीं है। जो चुनाव हुआ था 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जुलाई में, उसमें अलग अलग नहीं है कोई। मुस्लिम लीग के कैंडिडेट भी हैं, हिंदू कांग्रेस के भी हैं, और प्रिंसली स्टेट्स के भी नुमाइंदगी है। आप इस चीज की जब पड़ताल करेंगे कि जो पहली सभा थी संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को जो बुलाई गई थी, उसका बाइकआउट क्यों किया मुस्लिम लीग जिन्ना ने, उसकी तहकीकात में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा जो हिंदुस्तान एक रह सकता था, जिसके लिए गांधी और नेहरू प्रतिबद्ध थे कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, उसका बंटवारा थे। इतिहास में सब दर्ज है। आप किस नजर से सच्चाई को परखने की कोशिश करते हैं, निरपेक्ष होकर या किसी पूर्वाग्रह के तहत करते हैं, वो आप पर निर्भर करेगा। जी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ थोड़ा जी वर्तमान जी। में वापस आके हाँ अगर मतलब राहुल गांधी के पीछे मार्क्सवादी लोग जो अगर एकजुट होते हैं तो वो जी। उनके लिए एक लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल गोल है, या फिर वो इसलिए कि बीजेपी के विरुद्ध सबसे प्रभावी है ये, इस वजह से वो साथ खड़े होते हैं। और अगर ऐसा होता है जैसे हम पिछले लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया अलायंस बना था और वो चुनाव तक रहा, और उसके बाद चुनाव के बाद वो लोग एज एन अपोजिशन उन्होंने सस्टेन किया भी नहीं। अभी अब जाके शायद एक एक आध मीटिंग अभी हुई है रिसेंटली, पर उस टाइम पे चुनाव के बाद से वो लोग इंडिया अलायंस का नाम कहीं हमें देखने को नहीं मिलता था। और दूसरा ये कि जी अगर वो इस अलायंस के बाद सत्ता में आ भी जाते हैं अगर कांग्रेस, जी तो अगर वो जी। अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में अपना नियो लिबरल फ्रेमवर्क कंटिन्यू करते हैं तो मार्क्सवादी उनके साथ कब तक रहेंगे, मतलब कि कहाँ पे जाके वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे या किस बाउंड्री तक वो आगे जाएंगे उनके साथ। देखिए, पहला तो राहुल के पीछे मार्क्सवादी क्यों एकजुट हों, ये सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने किसी को उनके पीछे एकजुट होने के लिए नहीं कहा। ये तो मेरा मार्क्सवादी होने के नाते और एसएफएस के मंच पर होने के नाते मैं इसको अपनी जिम्मेवारी समझ रहा हूं कि सारे मार्क्सवादियों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि मार्क्सवाद की जब तक व्यापक चेतना नहीं होगी तब तक वैज्ञानिक समाजवाद की समझ नहीं होगी, और तब तक इस देश को वैज्ञानिक समाजवाद की ओर नहीं मोड़ा जा सकेगा। ये हमारी एसएफएस ग्रुप के ऊपर ये हमारी मिली जुली समझ है। राहुल गांधी इसमें कहीं नहीं है। हम देख रहे हैं राहुल गांधी को एक परिपक्व मार्क्सवादी के रूप, और हम देख रहे हैं कि उनके पीछे नई पीढ़ी का बहुत बड़ा तबका मानकर चल रहा है कि वो सही रास्ते पर हैं और वही देश को सही रास्ते पर डाल सकते हैं। अब इसमें अगले चुनाव में किसका साथ क्या गठबंधन होगा, कौन पावर में आएगा, किसकी कितनी सीटें आएंगी, इससे सरोकार नहीं, क्योंकि राहुल गांधी इस चीज के ऊपर नहीं है। उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है वैज्ञानिक समाजवाद का रास्ता क्या है। वो है कि जब तक उत्पादन और उत्पादक शक्तियों का विकास नहीं किया जाएगा
तो ट्रेड के जरिए आप नहीं हासिल कर पाएंगे। ट्रेड में तो चाइना ने सारा ट्रेड कैप्चर किया हुआ है आपके कंट्री का। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, जो किसी भी मार्क्सवादी को समझना चाहिए, कि मूल्य का उत्पादन कहां से होता है, मूल्य कहां से आता है। तो मार्क्सवाद तो क्लियर समझाता है कि मूल्य का उत्पादन तो उत्पादन के स्तर पर ही हो सकता है। उत्पादन प्रक्रिया के बिना मूल्य पैदा नहीं किया जा सकता। सबसे पहला काम है मूल्य का पैदा करना। फिर दूसरा कदम होता है कि जो अतिरिक्त मूल्य पैदा किया हुआ है वो किसके कब्जे में जाता है। अगर व्यक्तिवादी सोच है, बुर्जुआ सोच है, तो वो व्यक्तियों के नियंत्रण में जाएगा, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। लेकिन अगर वो मार्क्सवादी सोच है और वैज्ञानिक समाजवाद की सोच सही है, तो जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसको सरकार अपने नियंत्रण में रखेगी और उसको सारी मानव जाति की भलाई की लगाएगी, जैसा कि चाइना में किया जा रहा है। तो जहां तक मूल्य के उत्पादन का सवाल है और अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन का सवाल है, वो तो चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे बुर्जुआ हो, चाहे सामंतवाद हो, सब में एक ही प्रक्रिया है कि उत्पादन के जरिए ही मूल्य पैदा होता है। और जितना ज्यादा विकास उत्पादक शक्तियों का होगा, उतना ही ज्यादा अतिरिक्त मूल्य पैदा किया जा सकता है। दूसरा कदम आता है उस अतिरिक्त मूल्य का मालिक कौन है और किसके कब्जे में है। तो जिसका कब्जा उत्पादन के साधनों पर होता है वही उसका मालिक बन बैठता है। उत्पादन मजदूर करता है, लेकिन चूंकि उत्पादन के साधनों के ऊपर कब्जा और या उनका ओनरशिप किन्हीं चंद लोगों के हाथ में होता है या कुछ कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है, तो जो अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है वो नेचुरल फॉर्म में उन्हीं लोगों के हाथ में चला जाता है और सरकार भी उस हिसाब से कानून बनाती है। लेकिन जब सरकार के ऊपर नियंत्रण मार्क्सवादी सोच वाली पार्टी का होता है, तब वो उस अतिरिक्त मूल्य को व्यक्तिगत हाथों में न सौंप कर अपने हाथ में रखकर और मानव समाज की भलाई के लिए काम करता है। ये मूलभूत डिफरेंस है दोनों में। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी चूंकि तरह उनके हर अब तो उनके व्यवहार में हर जगह नजर आने लगा है कि उनके लिए अपना निजी का कोई महत्व नहीं रह गया। उनके लिए समाज और देश ही सब कुछ है। उसकी भलाई के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि नई सरकार आने के बाद अगर उसमें राहुल गांधी का दखल होगा तो उल्टी दिशा में जाएगी, वो वैज्ञानिक समाजवाद के रास्ते पर ही चलेगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आ भी जाते हैं साथ में, अगर हाइपोथेटिकली अगर ये मार्क्सवादी राहुल गांधी के साथ जुड़ जाते हैं और सत्ता में आ भी जाते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज रहेगी, मतलब कि वो उनकी आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस है, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई देखिए देश और समाज तो आगे लॉन्ग टर्म है। आपको दिखता है कोई कंफ्लिक्ट? मतलब कि ये मार्क्सवादियों और राहुल गांधी में आपको आगे कोई, मतलब ऐसा कोई कंफ्लिक्ट दिखता है जो आगे, मतलब किसी जगह पे आगे कंफ्लिक्ट हो सकता है? नहीं, उनके चूंकि हर मार्क्सवादी की सोच वही सोच है जो राहुल गांधी की है, क्योंकि मार्क्सवादी वो है जो मार्क्स की तरह सोचता हो। और मार्क्स का सोचना क्या था कि सर्वहारा चेतना को सजग चेतना में लाना है और वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करना है। तो रास्ता तो और उद्देश्य क्लियर है। वो मार्क्सवादी चाहे बाहर हो, चाहे राहुल के साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। कल के दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर मार्क्सवादी एकजुट होते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि राहुल गांधी भारत और चीन एकजुट होकर के BRI प्रोजेक्ट में एक साथ जुड़े और पूरी दुनिया की तरक्की के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। आज आज हमें सिखाया जाता है कि चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन मार्क्सवादी जो है उनको नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे चीन हमारा दुश्मन है। तो दीक्षिका जी, ये तो लॉन्ग टर्म जो है ना, किसी आज चीन को 70 साल हो गए हैं यहाँ पहुंचने में। आगे और भी 10 साल लगेंगे और भी 25 साल लगेंगे।
तो नेतृत्व परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र को और व्यापक सामाजिक चेतना को एक सही रास्ते पे डाल दिया, फिर मुड़ने का कोई मतलब नहीं होता।